क्वालिफिकेशन होना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब जो नंबर डेटा जो प्रसिद्ध होता है, वो डेटा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। यानी 2018-19 में मेरे हिसाब से 55%, पंकज जी को ज्यादा नंबर्स पता होंगे, पर 55% अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर था, जो आज 18% के आसपास आ गया है। पर मेरा ये मानना है, और आंकड़े भी आप सब जगह पे चेक कर सकते हो, अगर हम प्राइस कैप को निकाल दे और फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का आज के दिन में भी शेयर गिने, तो मेरे हिसाब से वो 55-60% के आसपास ही आएगा, क्योंकि ज्यादातर मेट्रो सिटीज में 60 to 90 मीटर के घर आज सबसे ज्यादा उसकी डिमांड भी है और सबसे ज्यादा बिकते भी है, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए उसको अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बोलते हैं। नॉन मेट्रो सिटी में भी 90 मीटर के घर के सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा लोग भी वहां सप्लाई कर रहे हैं। मैं बाकी काफी सारे प्राइवेट डेवलपर्स को भी मिलता हूँ, पूरे इंडिया में घूमता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई आज के दिन में ये 60 to 90 मीटर स्क्वायर मीटर वाले घरों में ही है, और डिमांड भी वहां पर है। डेवलपर तो बिजनेसमैन है, जहाँ डिमांड होगी वहां पर मकान बनाएगा, पर वो 60-90 मीटर आज के दिन में बना रहा है, पर उसकी कीमत 70 लाख आ रही है, 80 लाख आ रही है, 90 लाख आ रही है, कहीं पर 1 करोड़ आ रही है, कहीं पर 1.5 करोड़ आ रही है। वो सिटी पे डिपेंड करता है। मुंबई में आपको 90 मीटर का घर 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, पर ये 5-7 सिटी छोड़ दो, तो 5-7 सिटी छोड़ने के बाद आपको 90 मीटर का घर 80-90 लाख के आसपास में मिल जाता है, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्वालिफाई नहीं होता है। तो मेन जो इश्यू है वो डेटा में अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है, 60 मीटर मेट्रो, 90 मीटर नॉन मेट्रो और 45 लाख रुपीज कैप, ये जो डेफिनेशन है उसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग का सप्लाई एज पर द डेटा कम होता हुआ दिख रहा है। पर जी। अगर 45 लाख का कैप आप निकाल दो, हम्म। तो वो सप्लाई मेरे हिसाब से आज भी 55 to 60% का होगा। ठीक है, तो पंकज जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न जैसा सवाल है कि ये जो डेफिनेशन है, और ये तकरीबन शायद 8 साल पुरानी डेफिनेशन है, 60 से 90 स्क्वायर मीटर वाली, और 45 लाख रुपए का वो कैप उसके ऊपर। और शेखर भाई का ये कहना है कि 8 साल में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या बाकी जो महंगाई बढ़ी, उस लिहाज से अब वही घर बन तो वैसे ही रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते अगर 45 लाख है और 90 लाख, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और अगर आप उसको अगर देखेंगे तो फिर ये आपकी डेफिनेशन के तो बाहर निकलेगा, लेकिन अगर आप वो नंबर काउंट करेंगे तो वही 50-60% फिर से आ जाएगा जो आपका पहले 72% पर था। तो अब इस तर्क को आप कैसे देखेंगे? क्या ये बात सही है कि ये प्राइजेस राइज हुए हैं और 45 वाला लाख वाला जो डेफिनेशन है वक्त के साथ पुराना पड़ गया, इसलिए उसके अंदर अब ये अफोर्डेबल हाउसिंग बैठेगी नहीं? सर, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है जो शेखर भाई बोल रहे हैं कि इंडेक्सेशन होना चाहिए वैल्यू का, क्योंकि प्राइस बढ़ा है। तो जो 45 लाख का घर था वो आज 60 लाख का, 65 लाख का, 70 लाख के करीब हो गया है। तो इंडेक्सेशन होना चाहिए। लेकिन जो शॉर्टेज है वो डेमोग्राफिक इनकम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हमारे पास घर खरीदने की एलिजिबिलिटी सेगमेंट को चाहिए, वो आज भी 45 लाख से ऊपर वाले जो सेगमेंट है उसमें शॉर्टेज केवल जो है 7% की है। 93% की जो शॉर्टेज है वो 45 लाख के नीचे है। ये डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा जो घर की जरूरत है जिन लोगों को, वो लोग जो हैं वो सालाना 10 लाख से नीचे सैलरी वाले सेगमेंट वाले हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी 40 लाख और 50 लाख के घर की होती है। तो यही कारण है कि ऑल्दो बिल्डर का के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस इंडेक्सेशन है उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट है और जिस इनकम ब्रैकेट में शॉर्टेज है, वो इनकम ब्रैकेट जो है वो 90 लाख का घर अगर आप प्रोवाइड भी करेंगे उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये दो तर्क हैं, जो दोनों ही तर्क बराबर हैं, लेकिन एक कॉनंड्रम है। इसके लिए गवर्नमेंट को
दो पर्सपेक्टिव रखने चाहिए कि जहां शॉर्टेज है सबसे ज्यादा 45 लाख से नीचे, वहां पे उनको ज्यादा इंसेंटिव्स देना चाहिए, और जो उसके ऊपर है जहां पे शॉर्टेज बहुत कम है, वहां पे आप कम इंसेंटिव दें और कम प्रमोशन दें। तो जो बेसिकली ये मुझे एक पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। आप खाली इंडेक्सेशंस को चेंज करके जो है आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डर मार्केट का तो बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है कि 55% की चीज जो घट के 15% हो गई, वो वापस से 55% दिखने लगेगी क्योंकि वैल्यू में इन्हांसमेंट हो रहा है। लेकिन विल बी क्या हम उसके थ्रू जो है जो शॉर्टेज है, जो एक मेन मुद्दा है, उसको फुलफिल कर पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। राइट तो वेल एक्सप्लेन पंकज जी, दोनों पर्सपेक्टिव आपने बताया। एक जो शेखर भाई ने रखा वो भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो आपने दूसरा दिया कि अभी भी एक बड़ी आबादी और अब तो गिग वर्कर्स और तमाम ऐसा नए नए सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं हमारे जो देश का पूरा वर्कफोर्स है उसके अंदर, और ऑर्गेनाइज भी हो चले हैं, तो वहां पर अभी भी बहुत सारे लोगों की इनकम है। वो जो पीएमएवाई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है 15-20 लाख 19 लाख, आई थिंक अलग अलग जो क्राइटेरिया है उस तक में बैठता है। तो शेखर भाई, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है जो पंकज जी ने कहा कि अभी भी उधर बहुत डिमांड है, उधर बहुत सारे सप्लाई की भी जरूरत है, तो वो क्या वायबिलिटी में नहीं बैठता है? वहां पर क्या हर्डल्स है? नहीं विपिन जी, यही पॉइंट पे पंकज जी की बात एकदम सही है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 90 मीटर स्क्वायर मीटर का घर अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, पर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की अपर कैप है। इसके अंदर फिर यू कैन डिवाइड, यानी ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पहले भी था, ये डेफिनेशन ईडब्ल्यूएस हाउसिंग था, एलआईजी हाउसिंग था, एमआईजी हाउसिंग था। तो पंकज जी की बात एकदम सही है। जो ईडब्ल्यूएस हाउसिंग है, जहां पर 45 मीटर से भी नीचे के घर होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट बायर को देना चाहिए, जो कस्टमर है उसको देना चाहिए। वहां पर पिछले 5 साल में 2022 के बाद में देखे तो जो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो बेनिफिट्स दे रही थी, उसमें 1 बाय 1 सब जगह पे कटौती आ गई है। और आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो ओवरऑल, आप टैक्स सिस्टम देखो, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो 3 जगह पे टैक्स भरता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और जीएसटी दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी की और स्टेट जीएसटी मिल रहा है, और फिर कॉर्पोरेशन से जिनको अप्रूवल कॉस्ट और एफएसआई कॉस्ट और वो। तो ये सब जब कॉस्ट अलग अलग शहर में मिला के हम नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी सेल वैल्यू पे, आज सपोज आप 50 लाख रुपया में घर बेच रहे हो, तो सेल वैल्यू पे 35 से 50% तक, तो ये तीन तीन टैक्सेस में जाता है, स्टैम्प ड्यूटी में जाता है,